गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि अब हम जो है जीरो लेवल से, जी हाँ, अब हम शून्य लेवल से जो है अब एक तरफ से हम लोग जो है इस कला विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, तो आज की जो क्लास होगी दोस्तों वो कला की उत्पत्ति और कला के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है हम और आप इस बिंदु पर फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कला की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, तो भरत मुनि, जी हाँ, अपने जो है भरत मुनि जी जो हैं उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, पहला बात तो भरत मुनि की जो कृत है, जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ठीक है, भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कला का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में कला का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, देखिए, भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कला का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब इनके इस नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के जो नाट्यशास्त्र है, ग्रंथ है दोस्तों, उसमें एक श्लोक है, न तज्ज्ञानम न तज्ज्ञानम न, देखिए दोस्तों, इसमें श्लोक जो है, न तज्ज्ञानम न तच्छितम। न तज्ज्ञानम न तच्छिलम न साविधा न साविधा न च कलाम न च कलाम कलाम। ठीक है दोस्तों, देखिए, न तज्ज्ञानम, ठीक है, न तज्ज्ञानम न तच्छिलयम न तच्छिलयम न साविधा। ठीक है दोस्तों, न साविधा न च कलाम, न तज्ज्ञानम न तच्छिलयम न साविधा न साविधा न सा कलाम। अर्थात दोस्तों, अर्थात, ठीक है, अर्थात मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है। न तज्ज्ञानम मतलब ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ठीक है, न तच्छिलयम, न कोई शिल्प, न कोई शिल्प, न साविधा, न कोई विधा, ठीक है, न कोई विधा और न कोई विधा न सा कलाम।
जो कला ना हो। ठीक है दोस्तों, ना तज, देखो दोस्तों, ना तज्जिगानम ना तच्छलयम ना साविधा, ना तज्जिज्ञानम ना तच्छलयम ना साविधा ना सा कलाम। अर्थात ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है और ना तच्छलयम, ना कोई शिल्प है, ना साविधा, नहीं ना ऐसा कोई विधा है, जो ना सा कलाम, जो कला ना हो। मतलब आप इसका निचोड़ समझिए, प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कला से परे हो। बस आप इतना ही जान लीजिए। प्रकृति में सभी कला के अंतर्गत ही आते हैं, अंतर्गत ही आते हैं। मतलब प्रकृति में सभी, प्रकृति में सभी, प्रकृति एक सभी है, मतलब प्रकृति एक छोटी सी तो नहीं, प्रकृति में जितना भी पृथ्वी, आकाश, गगन, मंडल, जीव जंतु, हर कोई जो कुछ भी है सब कला है। ठीक है दोस्तों, मतलब मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से उसके जीवन में कला शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कला जो है वो अजय है, अमर है। ठीक है, और देखिए प्रकृति में सभी कला के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति में सभी मतलब जो कुछ भी है सब कुछ कला के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए भरत मुनि का ग्रंथ ये बहुत पूछ लिया जाता है, तो ये है नाट्य शास्त्र में कला का वर्णन है सर्वप्रथम। उसके बाद एक ये जो है श्लोक है दोस्तों, न तज्जिज्ञानम न तच्छलयम न सा विधा न सा कला। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, आपने जो है कला के अर्थ को समझ लिया। अब देखते हैं कला की उत्पत्ति, तो यहाँ से हो गई भरत मुनि के। अब कला संस्कृत के किस भाषा और किस धातु से लिया गया है, तो भाषा जो है वो संस्कृत ही है, हमारी जो है प्राचीन भाषा है दोस्तों। ठीक है, कला संस्कृत भाषा की, देखिए कला संस्कृत भाषा के कल धातु से, ठीक है, कल धातु से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो कला शब्द है ये संस्कृत के कल धातु से लिया गया है। अब ये कल धातु है क्या, कल का अर्थ है दोस्तों प्रेरित करना। क्या, प्रेरित करना। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ मनीषी लोग जो हैं वो कर धातु भी बताते हैं। इसका अर्थ है प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। ठीक है दोस्तों, देखिए लेकिन अधिक प्रमाण जो मिले हैं वो कल धातु से ही मिले हैं। ठीक है, देखो कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना और कर धातु का अर्थ है, कर धातु का अर्थ है प्रसन्न, प्रसन्न करना। या वह कोई भी वस्तु जिसको हम देखकर सुनकर एक प्रसन्नता भाव की अनुभूति करते हैं वही कला होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत आप देखिए कि आर्ट, ये जो कला है ये कला आर्ट कब हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्ट 13वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, देखिए कला को
अंग्रेजी भाषा में आर्ट, ART, आर्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आर्ट कहते हैं। अब आर्ट कब से हुआ? जिसका प्रारंभ आर्ट कहते हैं, इसका प्रारंभ इसका प्रारंभ 13वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों, 13वीं शताब्दी से। देखिए, जो हमारी कला भाषा है, संस्कृत के कल धातु से लिया गया है। कल का मतलब है प्रेरित करना। कुछ विद्वान लोग इसे कर्ण धातु भी बताते हैं। ठीक है, कर्ण धातु भी बताते हैं। तो ये इसका अर्थ है प्रसन्न करना। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद कला को अंग्रेजी भाषा में, जिसे हम आर्ट कहते हैं, ART, आर्ट। ठीक है दोस्तों, इसका प्रचलन आपके 13वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कला के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आप नोटबुक साथ रखिए, पेन आप साथ रखिए दोस्तों। ठीक है, आप नोटबुक और पेन दोनों आप साथ रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राचीन प्रमाण कि इसके प्राचीन प्रमाण कहां कहां से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, देखते हैं प्राचीन ग्रंथों का, प्राचीन ग्रंथों में कला के प्रमाण। प्राचीन ग्रंथों में कला के प्रमाण। प्राचीन ग्रंथ में, ठीक है दोस्तों, ये अपना जो प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, इसमें कला के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं। तो पहला है ललित विस्तार, जिसमें 86 प्रकार की कलाएं हैं। ललित विस्तार, इसमें आपका 86 प्रकार की हैं दोस्तों कला। ठीक है दोस्तों, ये आपका है पहला। अब हम देख लेते हैं दूसरा दोस्तों। देखिए, ललित विस्तार 86 यानी कि 86 प्रकार की है। अब दूसरा है प्रबंध कोश। ठीक है दोस्तों, प्रबंध कोश, प्रबंध कोश में 72, प्रबंध कोश, प्रबंध कोश में दोस्तों 72 है। ठीक है दोस्तों, प्रबंध कोश में 72 है। अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद। तीसरा है दोस्तों यजुर्वेद, जो हिंदू के 4 वेदों में से प्रमुख एक वेद है। इसमें आपकी जो है 64 प्रकार की कलाएं। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में 64 प्रकार की कलाएं हैं। और कामसूत्र है एक ग्रंथ, कामसूत्र, उसमें भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन हुआ है दोस्तों। ठीक है, चौथा है कामसूत्र। कामसूत्र में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन हुआ है। इसमें से दोस्तों ये जो कामसूत्र है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक मैं जितना स्टडी कर चुका हूं, पढ़ाई कर चुका हूं दोस्तों, हमें यजुर्वेद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी कामसूत्र से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है आपका, कामसूत्र के बाद आता है अग्नि पुराण, जो हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण है, उसमें से एक है अग्नि पुराण। पांचवा दोस्तों अग्नि पुराण।
ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपका 64 प्रकार की कला का वर्णन हुआ है। अग्नि पुराण में भी दोस्तों, जी हाँ, 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन हुआ है। अब हम देखते हैं छठा नंबर। ठीक है दोस्तों, छठा नंबर है कादम्बरी। जी हाँ, एक कादम्बरी ग्रंथ है। कादम्बरी, इसमें भी आपका 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार हो गया। अब 7वां जो प्रकार है वो है शुक्र नौ सिजमार। ठीक है दोस्तों, आपका जो 7वां प्रकार है दोस्तों, 7वां, देखिए ये कादम्बरी जो है दोस्तों, ये भी आपका 64 प्रकार के हैं। अब एक आपका जो 7वां है दोस्तों, ये है शुक्र नीति शास्त्र। ठीक है दोस्तों, शुक्र नीति शास्त्र, इसमें भी आपका 64 प्रकार के वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बार देख लीजिए प्राचीन ग्रंथों में कला के प्रमाण। ठीक है, कला के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं दोस्तों। तो आपका जो पहला है वो है ललित विस्तार, जो 86 प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका प्रबंध कोश। ठीक है दोस्तों, प्रबंध कोश में 72 बार 72 प्रकार की कला का वर्णन है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। उसके बाद आता है दोस्तों कामसूत्र। जी हाँ दोस्तों, कामसूत्र, ये जो कामसूत्र है दोस्तों, इसी का जो है, इसी को जो ट्रांसलेट किया गया है, यूं समझ लो, ट्रांसलेट को टीकाकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो टीकाकरण हुआ है कामसूत्र का दोस्तों, वो है जय मंगला, और उसे पंडित यशोधर जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो कामसूत्र भी 64 प्रकार का है। इसके बाद आता है आपका अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कादम्बरी, इसमें भी आपका 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है दोस्तों। इसके बाद आता है शुक्र नीति सार, इसमें भी 64 प्रकार का है। तो दोस्तों देखो, ये आपका जो यजुर्वेद से लेकर ये है 1 2 3 4 5 प्रकार की जो है उसमें 64 कला है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 2 ऊपर से हैं ये अलग है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे समझते हुए चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि भोग किसे कहते हैं। ये भी कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोग किसे कहते हैं, तो किसी भी आकृति की रचना के आधार के तत्व को भोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों हम भोग किसे कहते हैं। देखते हैं हम भोग किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम भोग किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी कलाकृति, ठीक है, की रचना, किसी भी कलाकृति की रचना के आधार तत्व को भोग तत्व कहते हैं। किसी भी दोस्तों जो है, किसी भी, चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला, कोई भी, किसी भी कलाकृति, किसी भी कलाकृति के रचना आधार तत्व को भोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भोग कहते हैं। देखो, भोग किसे कहते हैं, किसी भी कलाकृति के रचना आधार तत्व को भोग कहते हैं। जैसे जब हम घर बनवाते हैं दोस्तों, तो उसमें सीमेंट, मोरंग, बालू, गिट्टी, लोहे की छड़, ये सब पड़ते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे
जैसे हैंड राइटिंग अच्छी जा रही है, मेरे दोस्त ने कल कमेंट किया था। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे, अब जैसे में ये आपका मैंने बताया, जैसे आप मकान बनाते हो तो उसमें ईंट की, मोरंग, बालू, सीमेंट, लोहे की लोहे की सरिया जिसे कहते हैं उसका उपयोग होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें जो है कविता में शब्द होते हैं। क्यों? शब्द से ही बनते हैं ना कविता। कविता में शब्द होते हैं, चित्र में रंग होते हैं। जैसे कविता में शब्द, क्योंकि शब्द से ही कविता बनती है ना। और चित्र में रंग, चित्र में रंग, क्योंकि रंग के बिना हो ही नहीं सकता चित्र। उसके बाद आता है जैसे स्थापत्य में, मूर्ति में, मूर्ति ले लेते हैं। जैसे मूर्ति में कंकड़, सीमेंट, कंकड़, सीमेंट, संगमरमर। ठीक है दोस्तों, इसे ही भोग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम चलो देखते हैं कला की परिभाषा। ठीक है, अब केवल हम कला की परिभाषा बताएंगे जो मूल रूप से है। बाकी जितने लोग होते हैं, जितने पुरातत्व विद्वान और अन्य विद्वान मनीषी साधु संत होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो है कला की परिभाषा बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इसमें जो है कला की परिभाषा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कला की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसी भी कार्य को, देखिए दोस्तों, किसी भी कार्य को पूर्ण, किसी भी कार्य को पूर्ण कुशलता हुआ निपुणता से पूर्ण करना कला कहलाता है। ठीक है दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है हो गई, मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं जल्दी से दूसरा आता हूँ। देखो, कला की परिभाषा, किसी भी कार्य को पूर्ण कुशलता और निपुणता से पूर्ण करना ही कला कहलाता है। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।